Hello students, I am Kamlesh and in this video we will discuss एलिमेंट्स ऑफ इंटोनेशन। एलिमेंट्स कौन से होते हैं इंटोनेशन के। इससे पहले हम उसके पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं कि राइजिंग इंटोनेशन होता है, फॉलिंग होता है, सर्कमफ्लेक्स होता है, फॉलिंग राइजिंग, राइजिंग फॉलिंग, मतलब 5 तरह के इसके वेरिएशंस थे। ठीक है, अब हम करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इंटोनेशन के। तो सबसे पहला है टोन ग्रुप, फिर है टॉनिक सिलेबल और फिर है इसका न्यूक्लियर टोन। तो टोन ग्रुप क्या होता है? A stretch of speech over which one pattern of pitch variations or contour of pitch extends is called a tone group। मतलब हमने देखा कि एक ही सेंटेंस में अलग अलग टोन होती है, जैसे राइज हो रही है, फॉल हो रही है। तो जब सेम लेवल, सेम काइंड ऑफ पिच है तो उसको एक अलग टोन ग्रुप बना दिया। जैसे कोई भी एक सेंटेंस है मान लो, ठीक है, आधे तक उसकी जो टोन है वो फॉल हो रही है, फिर उसकी टोन है वो राइज हो रही है। ठीक है, तो फॉल वाले को हमने एक टोन ग्रुप बना दिया और राइज वाले को अलग टोन ग्रुप बना दिया। मतलब जितनी ज़्यादा टोन है ना उतनी ज़्यादा ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, या टोन यूनिट हम इसे बोल सकते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ 1 सिलेबल और मोर देन 1 सिलेबल, मतलब इसमें एक से ज़्यादा भी सिलेबल हो सकते हैं। शॉर्ट अटरेंस क्वाइट ऑफन फॉर्म्स अ सिंगल टोन, मतलब जितना छोटा सेंटेंस होगा उसकी टोन भी सेम रहेगी, यानी कि सिंगल ग्रुप बनेगा, उसमें एक ही यूनिट बनेगा टोन ग्रुप का। और वाइल अ लॉन्गर वन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर, अगर आपका सेंटेंस लंबा है तो उसमें अलग अलग टोन से बोला जाएगा, और जितनी ज़्यादा टोन से बोला गया फिर उतने ज़्यादा उसमें टोन ग्रुप बन जाएंगे। वाइल स्पीकिंग वी डिवाइड लॉन्ग अटरेंसेस इनटू स्मॉल मैनेजेबल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिटवीन विच वी पॉज। हम क्या करते हैं, बोलते टाइम एक लंबे सेंटेंस को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और जहाँ पे भी डिवीजन है वहाँ पे एक छोटा सा पॉज आता है ताकि हमारा मीनिंग भी वो है अच्छे से क्लियर हो सके। सो अ टोन ग्रुप मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेच ऑफ स्पीच बिटवीन एनी 2 पॉजेस। मतलब हमने कोई भी 2 पॉजेस के बीच में मतलब 2 ग्रुप्स के बीच में जो हम पॉज देते हैं, मतलब वो पॉज जो है वो उस सेंटेंस को 2 टोन ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोन ग्रुप इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे अब रिटन और स्पोकन लैंग्वेज का डिफरेंस हमें कैसे पता चले। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम हिंदी में एक एग्जाम्पल करते आए हैं हमेशा से, जब हम पंक्चुएशंस करते थे। ठीक है, सेम सेंटेंस है, अब पंक्चुएशन के यूज से हम इसका मीनिंग चेंज होता हुआ देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहाँ पे कोमा लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, रोको मत जाने दो। आपका ब्रेक कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉज आया, रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोक लो, जाने मत दो। अगर आपका यहाँ पे आया है जो कोमा है तो इसको कैसे बोलेंगे, रोको मत जाने दो, यहाँ पे आपका पॉज आ गया, ये आपके 2 टोन ग्रुप बन गए। ठीक है ना। अब देखो, जब ये रिटन फॉर्म में था तो आपको कोमा से पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जब ये रिटन फॉर्म में है तो यहाँ पे कोमा लगा है तो आपको मीनिंग भी समझ में आ गया कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन जब ये सपोज, अब देखिए, अब आपके सामने ये लिखा हुआ नहीं है और मैं सिर्फ इसको बोल रही हूँ कि रोको मत जाने दो, और दूसरी बार कैसे बोल रही हूँ, रोको मत जाने दो, तो यही आपका ग्रुप है। बीच में जो पॉज आया है ना उसकी वजह से आपका मीनिंग क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ताकि हम रिटन और स्पोकन के डिफरेंस को समझ सकें कि रिटन में तो अगर ठीक है पंक्चुएशन सही जगह पे लगा है तो आपको उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, बट स्पोकन में कैसे आएगा, फिर वहाँ पे आपको पॉज देना होगा, जैसे रोको मत जाने दो और दूसरी बार रोको मत जाने दो। तो मतलब जहाँ पे आपका पॉज आया है वहाँ से आपके मीनिंग को हम क्लियर कर सकते हैं। सो in written language the basic unit is the sentence, but in spoken language tone group is the basic unit। देखिए, रिटन फॉर्म में सेंटेंस है वो आपकी बेसिक यूनिट होता है, लेकिन स्पोकन में आपकी बेसिक यूनिट कौन होता है, टोन ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि आई विल कम टुमारो, अब इसमें देखो छोटा सेंटेंस है तो एक ही टोन ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक बिफोर ही रिटर्न्स। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉज दिया इसको बोलते हुए, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक बिफोर ही कम्स, तो मैंने यहाँ पे पॉज दिया, दैट मीन्स ये आपका 2 टोन ग्रुप्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बट वी हैवंट इन स्पाइट ऑफ द हॉलीडेज, 2 जगह पे ब्रेक आए।
ठीक है, 2 जगह पे पॉज आया, दैट मीन्स आपके 3 टोन ग्रुप्स बन गए यहाँ पे. सो द डिविजन ऑफ अ सेंटेंस इनटू टोन ग्रुप्स कैन अफेक्ट द मीनिंग इन सम केसेस. आप कहाँ पे डिवीजन करते हैं उससे जो आपका पूरा मीनिंग है ना वो चेंज हो जाता है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. कैसे? जैसे द प्रिंस सेड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल. अब ये आपके पास में एग्जाम्पल है. अगर आप इसको ऐसे बोलते हो, द प्रिंस सेड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल, आपने यहाँ पे अगर आपका पॉज आया तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंस ने कहा कि प्रिंसेस अनफेथफुल है, मतलब प्रिंसेस ने धोखा दिया. ये बात किसने कही? प्रिंस ने कही है. ठीक है, अगर आपका यहाँ पे पॉज आता है, सेकंड में देखो, द प्रिंस सेड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल. अब यहाँ पे देखो मीनिंग चेंज हो रहा है आपके सिर्फ एक पॉज की वजह से या अलग अलग टोन ग्रुप्स की वजह से. जब टोन ग्रुप आपके 2 थे, पॉज यहाँ पे था, तो मीनिंग था कि प्रिंस कह रहा है कि प्रिंसेस ने धोखा दिया है. अब यहाँ पे देखो, द प्रिंस सेड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल. प्रिंसेस ने कहा कि प्रिंस ने धोखा दिया है. देखो, टोन ग्रुप के डिवीजन पे डिपेंड करता है आपका मीनिंग. अगर आपका यहाँ पे डिवीजन है तो प्रिंस कह रहा है कि प्रिंसेस ने धोखा दिया. अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा कि द प्रिंस हैड बीन अनफेथफुल. ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आप पॉज देते हो, मतलब आप टोन ग्रुप कैसे बनाते हो, कैसे आप सेंटेंस को डिवाइड करते हो. इस एक चीज़ की वजह से आपका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं टॉनिक सिलेबल पे. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबल इन अ टोन यूनिट. मतलब एक आपने टोन्स ग्रुप बना लिए, ठीक है, टोन यूनिट तो आपने बना ली. अब इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है, जो सबसे स्ट्रेस्ड आइडिया है ना, उसको हम टॉनिक सिलेबल बोलते हैं. ठीक है, मतलब जिस सिलेबल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है या जिसको एम्फेसाइज करना है या जो आपका मेन मीनिंग है ना, वो क्या कहलाता है? टॉनिक सिलेबल कहलाता है. इट इज़ द सिलेबल दैट इज़ द मेन स्ट्रेस ऑफ दैट यूनिट. और ये जैसे ये यूनिट है या ये यूनिट है, इनमें से कोई एक होगा जिस पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. ठीक है, तो वो जो होगा ना उसी को हमने टॉनिक सिलेबल बोलना है. मतलब हर एक टोन ग्रुप में एक टॉनिक सिलेबल होगा. हर एक टोन ग्रुप में ऐसा सिलेबल होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्गर है, लाउडर है, हायर इन पिच है. ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? टॉनिक सिलेबल. इन इंग्लिश देयर इज ओनली 1 टॉनिक सिलेबल पर यूनिट. मतलब जैसे ये आपका एक यूनिट है ना, तो इसमें एक ही टॉनिक सिलेबल होगा. आपका हर टोन ग्रुप में एक टॉनिक सिलेबल होगा. एंड this tonic syllable stands out from amongst the rest of the syllables because it initiates a major change in pitch direction. और यही आपका मेन है क्योंकि यहीं से आपकी पिच है जो वो चेंज होनी है. और पिच किसके हिसाब से चेंज होनी है? आप जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हो उसके हिसाब से आपकी पिच ने चेंज होना है. ठीक है, तो देखिए, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द टोन ग्रुप और द टॉनिक सिलेबल. हम टॉनिक सिलेबल को ही न्यूक्लियस भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब हमने क्या डिस्कस कर लिया है? देखो, हमने टोन ग्रुप कर लिया, हमने टॉनिक सिलेबल कर लिया. मतलब टोन ग्रुप सेंटेंस को अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं पॉज के हिसाब से, और हर एक ग्रुप में एक सिलेबल ऐसा होता है जिसपे हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उसको हम टॉनिक सिलेबल बोलते हैं. और उस टॉनिक सिलेबल की जो टोन होती है उसको न्यूक्लियर टोन बोलते हैं. ठीक है, अब हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं? हम न्यूक्लियर टोन को डिस्कस कर रहे हैं. अब आगे देखो, ईच टोन ग्रुप हैज़ 1 टॉनिक सिलेबल और न्यूक्लियस. हर एक टोन ग्रुप में एक न्यूक्लियस होता है ऑन विच, जिस पे क्या है, हमारी पिच है, वो पिच मूवमेंट इनिशिएट होता है, या जहाँ से हमारी पिच है वो चेंज होती है. अब हम न्यूक्लियस किसको बनाते हैं या कहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है? तो वो हमारे मीनिंग पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सेम सेंटेंस है जिसको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं अलग अलग मीनिंग के हिसाब से. जैसे कि जॉन जनरली लीव्स एट 7 in the morning. अगर मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरा मेन आइडिया मॉर्निंग है. समझ आई बात? मेन आइडिया मॉर्निंग है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जॉन है ना, वो मॉर्निंग में निकलता है, ना ही इवनिंग में, ना ही दोपहर में, ना ही रात में. तो ये जॉन जनरली लीव्स एट 7 in the morning. मॉर्निंग पे स्ट्रेस है, मतलब ये मेरा न्यूक्लियर है.
ठीक है। तो ये न्यूक्लियर है तो मेरा मीनिंग इसी से निकलता है कि मैं इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि वो मॉर्निंग में निकलता है, ना इवनिंग में, ना ही नाइट में। अगर मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, जॉन जनरली लीव्स एट 7 in the morning, अगर मैं 7 पे स्ट्रेस दे रही हूँ, मतलब अगर मेरा मेन आइडिया 7 को कन्वे करना है कि वो सुबह 7 बजे निकलता है, ना ही 8 बजे, ना ही 6 बजे, ठीक है, तब मैंने 7 को स्ट्रेस दिया, मतलब न्यूक्लियस मेरा 7 बन गया। तो वो आपके मीनिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बोलना चाहते हो, सामने वाले को क्या बताना चाहते हो, उसी के हिसाब से आप अपने न्यूक्लियस को चूज करते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका टॉनिक सिलेबल है वो फिक्स किया जाता है। जैसे अगर मैं ये कहना चाहूँ, जॉन जनरली लीव्स इट 7 in the morning, मतलब सुबह 7 बजे वो निकलता है, मतलब ना ही 7 बजे वो उठता है, सोता है, मैं और कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ उसके निकलने की बात कर रही हूँ 7 बजे। तो मेरा मेन आइडिया 7 बजे निकलने का है, तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस क्या है, लीव्स हो जाएगा। तो न्यूक्लियस कैसे डिसाइड होगा, जो मैसेज आप सामने वाले को देना चाहते हो उसी वर्ड को आप स्ट्रेस करेंगे, ताकि आपका आइडिया अच्छे से क्लियर हो सके, आप जो मैसेज उसे देना चाहते हो वो प्रॉपरली कन्वे हो सके, ठीक है। तो ये होता है कि आपके टॉनिक सिलेबल को आपने कैसे डिटर्मिन करना है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर टोन, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो था यानी टॉनिक सिलेबल जो था, उसकी जो टोन होती है ना, उसको न्यूक्लियर टोन बोला जाता है। द न्यूक्लियर टोन रेफर्स टू द टोन कैरिड बाय द टॉनिक सिलेबल, मतलब टॉनिक सिलेबल की या न्यूक्लियस की जो टोन है ना, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर टोन बोलेंगे। यही क्या है, मतलब कौन सी टोन है ये, जब पिच में चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं द मोस्ट प्रोमिनेंट सिलेबल, मतलब जिसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोलना है, जो हमारा मेन आइडिया है ना, उसको हम जिस पिच से बोलेंगे तो वो हमारी न्यूक्लियर टोन हो जाएगी। जैसे फॉल है, फॉल में कौन कौन से आएंगे, हाई फॉल या लो फॉल। दूसरा है राइज, हाई राइज या लो राइज, ठीक है। दूसरा अगला कौन सा है, फॉल राइज या राइज फॉल। अब देखो हाई फॉल, हाई फॉल क्या है, पिच जब आपकी गिरती है, बहुत ऊंचे से नीचे गिरती है, तब उसका सिंबल ये होता है, मतलब हाई फॉल बहुत ऊपर से फॉल हुई है। लो फॉल मतलब मिड से फॉल हुई है यहाँ से, ठीक है। तो इसका प्लेस भी चेंज हो जाएगा, हाई फॉल में ऊपर दिखाएंगे और लो फॉल में थोड़ा नीचे दिखाएंगे। हाई राइज मतलब बहुत ऊपर से, द पिच राइजिंग फ्रॉम मिड टू हाई और लो टू हाई, मतलब बहुत ऊंची गई है। और लो राइज मतलब बीच से ऊंची गई है, ठीक है, ज़्यादा नीचे से नहीं, बीच से ऊंची गई है, तब इसको हम बोलेंगे लो राइज। और देखो ये जो मार्क है ये बहुत ऊपर है और ये मार्क है नीचे है, तो ये डिफरेंस है इनकी मार्किंग में, ठीक है। जैसे कि फॉल राइज का क्या होगा, पहले फॉल हो रही है फिर राइज हो रही है। राइज फॉल का क्या होगा, देखो राइज हो रही है फिर फॉल हो रही है। तो ये है आपके इनके मार्क, इनको कैसे करना है या इनके सिंबल कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे आई एम वेटिंग, तो वेटिंग पे आपकी जो टोन है वो फॉल होके फिर राइज हो रही है। जैसे वट डू यू वॉन्ट, वाई डू यू वॉन्ट इट, ठीक है, इसमें हाई फॉल है, मतलब बहुत ऊपर से, वाई डू यू वॉन्ट इट मतलब बहुत ऊपर से नीचे गिर रही है, वाई डू यू वॉन्ट इट, ठीक है, तो वहाँ पे आपका हाई फॉल है। नेक्स्ट आता है कि इंटोनेशन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो 3 फंक्शन है इसके बेसिकली, एक है ग्रामेटिकल, एक एटीट्यूडनल और दूसरा है एक्सेंचुअल फंक्शन। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्रामेटिकल, मतलब सेम सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, तो बोलने के तरीके से उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है, ठीक है, ये इसका ग्रामेटिकल फंक्शन है। जैसे ही इज अराइविंग लेट, अगर मैं इसको बोलूँ ही इज अराइविंग लेट, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, मैं बता रही हूँ कि वो लेट आ रहा है। अब दूसरे तरीके से मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, ही इज अराइविंग लेट, तो मैं एक तरह से पूछ रही हूँ कि क्या वो लेट आ रहा है, तो बोलने के तरीके से ये हो गया ना कि क्या ये स्टेटमेंट है या ये क्वेश्चन है। जैसे शट द डोर, ये कमांड भी हो सकती है, शट द डोर ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो अगेन कैसे बोलते हैं, इसी से आपका आइडिया, मेन आपका मीनिंग एक्सप्रेस होता है। ये हो गया आपका ग्रामेटिकल फंक्शन। एटीट्यूड मतलब बोलने वाले का एटीट्यूड जहाँ पे पता चलता है। जैसे इंटरनेशनल इज परहैप्स द चीफ मीन्स बाय विच द स्पीकर कन्वेज हिज एटीट्यूड्स एंड इमोशन, ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द मूड एंड इमोशंस ऑफ अ स्पीकर, देयर एटीट्यूड टू द सर्टन सिचुएशंस एंड ऑल्सो टू द लिसनर। जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हो, किस एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हो, वो किससे पता चलेगा आपको, बोलने के तरीके से। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब सच में अगर आपका दिन बहुत अच्छा लग रहा है आपका, आप क्या बोलोगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मतलब आप सच में खुश होके पूरा एंथुजियाज्म से बोलोगे।
और सपोज कोई दिन है और उस दिन में आपके साथ सब बहुत खराब खराब हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। तो सार्काज़म झलक रहा है, मतलब सेम स्टेटमेंट है, आपका एटीट्यूड झलक रहा है कि यहाँ पे आप बहुत खुश हैं और यहाँ पे आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्सेंचुअल फंक्शन। द टर्म रेफर्स टू एक्सेंचुअल मीन्स एक्सेंट. Intonation has accentual function. It means that the placement of stress is somewhat determined by intonation. Intonation से ही हमने जहाँ पे हमने अपने स्ट्रेस को प्लेस करना है, जहाँ से हमने अपनी पिच को वेरिएशन देनी है, तो वो आपका एक्सेंचुअल फंक्शन बन जाता है. तो इंटोनेशन enables the speaker to make any part of his utterance prominent in accordance with the meaning he would convey. मतलब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें जो हमारा मेन मीनिंग है, जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं ना, उसी पे हम एक्सेंट लगा देंगे, उसी पे हम स्ट्रेस लगा देंगे, उसी को हम एम्फेसाइज करके बोलेंगे, जिससे हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा. जैसे हमने जॉन वाला एग्जांपल किया है, जॉन जनरली लीव्स इट 7 in the morning. 7 पे दे रहे हैं, दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो 7 बजे निकलता है, ना ही 6 बजे ना ही 8 बजे. अगर मैं ये बोलूँ जॉन जनरली लीव्स इट 7 in the morning, अगर मैं मॉर्निंग पे एक्सेंट लगा देती हूँ, दैट मीन्स मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो मॉर्निंग में निकलता है, ना ही इवनिंग में, ना ही आफ्टरनून में, ना ही नाइट में, ठीक है. तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि इंटोनेशन जो है ये सिर्फ ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव, सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये सच में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. मतलब बार बार वही सेंटेंस मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि आप क्या बोलते हो, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे बोलते हो. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज इट परफॉर्म्स द लिंग्विस्टिक फंक्शन इन वेरी मच द सेम वे एज ग्रामर डज. मतलब रिटन फॉर्म में जितने आपके ग्रामर इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में उतना ही आपका इंटोनेशन, आप किस वर्ड को स्ट्रेस दे रहे हो, किस वर्ड को आप एक्सेंट से बोल रहे हो, कहाँ पे आप पॉजेस दे रहे हो, कहाँ पे आप सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हो, क्या आपका मेन आइडिया है. तो लिखने में जितनी ग्रामर की इम्पॉर्टेंस है ना, तो जब ऑडिटरी फंक्शन आता है लैंग्वेज का, सुनने से रिलेटेड जब हम बात करते हैं ना, तो इंटोनेशन उतना ही मतलब ज़रूरी है. नो सेंटेंस कैन कन्वे द डिज़ायर्ड मैसेज अनलेस इट इज़ सेड विद एप्रोप्रिएट इंटोनेशन. मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात अपने मैसेज को क्लियर कर ही नहीं पाएगी जब तक आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे, उसमें एक्यूरेट इंटोनेशन, एक्यूरेट स्ट्रेस उस पर आप नहीं दोगे, जब तक वो आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा. तो आई होप कि ये मेरा मैसेज भी आपको क्लियर हुआ होगा, आई मीन ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर. और ये इसी के साथ हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू सो मच.